लास्ट क्लास में हमने कूलम्स लॉ डिस्कस किया और हम कूलम्स लॉ पर बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे थे और क्वेश्चंस नोट करेंगे अभी। नोट करें क्वेश्चन। 3 equal charges, 2 microcoulomb each are held fixed at the 3 corners of an equilateral triangle of side 5 centimeter. 3 equal charges, 2 microcoulomb each, are held fixed at the 3 corners of an equilateral triangle of side 5 centimeter. Full stop. Find the Coulomb force experienced by one of the charges due to the other two. Find the Coulomb force experienced by one of the charges due to other two. So the case is as shown. ये तीनों चार्जेस आइडेंटिकल हैं और ट्राइंगल इक्विलेटरल है, जिससे ये एंगल 60, 60, 60 है और साइड क्वेश्चन में गिवन है, यानी इसको अगर आर ऐसा एज्यूम कर लें तो आर इज गिवन है। आर इज गिवन 5 सेंटीमीटर और 0.05 मीटर। अब किसी भी एक चार्ज पर नेट फोर्स ड्यू टू द अदर टू दोनों देखनी है, लेकिन क्योंकि ये जो पेयर है वैसा ही पेयर ये भी है, वही डिस्टेंस आर है, वही डिस्टेंस आर है, यानी जो इस पेयर में एफ है वही इस पेयर में एफ है, लेकिन क्योंकि लाइक चार्जेस हैं तो इस चार्ज पर ड्यू टू दिस चार्ज इसी लाइन में इस तरह से फोर्स एफ रिपल्सिव एक्ट होगी और इस चार्ज पर भी फोर्स इसी लाइन में ऐसे एक्ट होगी। ये भी एफ ही है। व्हाट इज एफ? एफ इज के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। मीडियम आपके लिए मेंशन नहीं है तो एयर ही मानना है। और ई चार्ज गिवन है 2 माइक्रोकूलम, सो 2 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। और इन दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री है। जो केस इस चार्ज के लिए बनता है वही इसके लिए बनेगा। इस तरह से ये एफ ऐसे ही सेम है, ये एंगल 60 डिग्री, इसके लिए भी सेम ऐसा ही केस, इस डायरेक्शन में एफ ऐसे ही इस डायरेक्शन में एफ और ये एंगल 60 डिग्री। तो इस तरह से दिस पॉइंट O विच इज सेंटर ऑफ ट्राइंगल, अगर ये मैं ABC ट्राइंगल के वर्टिसेस को नाम दे दूं तो जो C पर प्रेजेंट पार्टिकल है उसके पास देखो इन दोनों एफ के सेम होने से इनका जो रिजल्टेंट है वो बाइसेक्टर के अलोंग आएगा लाइक दिस। यानी C पर प्रेजेंट पार्टिकल पर जो नेट फोर्स है वो OC की डायरेक्शन में है, जो B पर प्रेजेंट पार्टिकल है उस पर नेट फोर्स OB की डायरेक्शन में है, A पर जो पार्टिकल है उस पर नेट फोर्स OA की डायरेक्शन में है। और FF सेम होने से F नेट जो कि 2F cos दिस एंगल 60 by 2 that is cos 30, यानी 2F into √3/2,
और 2 से 2 कैंसिल, सो √3f. व्हाट इज f? f इज kq² बाय r². तो ये f सॉल्व करके √3 टाइम्स दिस f इज द फोर्स ऑन ईच पार्टिकल. जो c पर प्रेजेंट है डायरेक्शन OC के अलॉन्ग, जो b पर प्रेजेंट है OB के अलॉन्ग, और जो a पर प्रेजेंट है OA के अलॉन्ग. सो एनी वन ऑफ द चार्जेस ड्यू टू अदर टू, आपके पास ये केस. नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें. नेक्स्ट क्वेश्चन में एक फिगर के साथ क्वेश्चन है. एक अरेंजमेंट गिवन है. एक सर्कल, इस फिगर में ये एक सर्कल है, सर्कल ऑफ रेडियस r गिवन है सारी बात, और चार्जेस इस तरह से प्लेस्ड है. ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर केस गिवन है. नोट द क्वेश्चन. इन द फिगर शोन, calculate the force on a charge q naught placed at the center of the circle of radius r. ये रेडियस r गिवन है, और क्वेश्चन ये है कि इस सर्कल में जो ये चार्जेस प्लेस्ड हैं, सेंटर पर कोई चार्ज रखेंगे q0, तो उस q0 पर ड्यू टू दिस सिस्टम ऑफ चार्जेस नेट फोर्स क्या एक्ट होगा. तो जो q0 बोला है खाली, तो अंडरस्टूड है कि वो पॉजिटिव है. तो ये चारों ही चार्जेस का मैग्नीट्यूड q सेम है. तो ये जो 4 पेयर बनेंगे, इन पेयर में k q0 बाय r², ये हर पेयर में सेम है. लेकिन इस प्लस q के चलते ये q0 इस डायरेक्शन में रिपेल होगा, यही f. और ये माइनस q इस q0 को अट्रैक्ट करेगा. यानी इस q0 पर इस डायरेक्शन में, लेट अस नेम A, B, C एंड D, इस OD की डायरेक्शन में इस q0 पर फोर्स है F प्लस F2F. एक F इस प्लस q का और एक F इस माइनस q का. सिमिलरली ये पॉजिटिव चार्ज इस q0 को रिपेल करेगा लाइक दिस, और ये रिपल्शन भी वही F है, और ये माइनस q इस q0 को अट्रैक्ट करेगा, और ये भी सेम F. तो एक तरह से इस डायरेक्शन में 2F और इस डायरेक्शन में 2F, और इन दोनों फोर्सेस में एंगल है 90. तो आपके पास F नेट ऑन द q0 ये 45 डिग्री और 45 डिग्री, और इस F नेट की जो वैल्यू है वो √2 टाइम्स क्या होगी, 2F. एंड व्हाट इज F? F इज q0 बाय r². सो आंसर होना है 2√2 टाइम्स q0 बाय r². और इस OD और OA का जो बाइसेक्टर डायरेक्शन है, एंगल बाइसेक्टर डायरेक्शन,
उस डायरेक्शन में ये एफ एक्सपीरियंस करेगा। हर क्वेश्चन में बेसिक कूलम्स लॉ एंड देन सुपरपोजिशन के जो प्रिंसिपल है उसको अप्लाई करते हुए आपको नेट फोर्स ढूंढना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू free point charges plus 4e, e मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज e, two free point charges plus 4e and plus e are at a distance d, apart. Full stop. Where should a third point charge q be placed between them such that the entire system is in equilibrium, and what should be the magnitude and sign of q? What should be the magnitude and sign of q? देखो क्वेश्चन में एक चार्ज है +4e और एक चार्ज है +e। यहाँ ये पॉइंट पे ध्यान देना है कि these two are free charges। फ्री मीन्स +4e और +e में जो भी डिस्टेंस d है, ये डिस्टेंस d ये दोनों रिपेल होंगे, तो ये मूवमेंट के लिए फ्री है और ये भी मूवमेंट के लिए फ्री है। तो क्वेश्चन ये है कि एक थर्ड कोई चार्ज है Q, उस थर्ड चार्ज Q को हमें इन दोनों के साथ कहीं पर प्लेस करना है, और प्लेस करने के बाद ये सिस्टम ऑफ थ्री चार्ज में हर चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाए। एंटायर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, यानी जो चार्ज थर्ड है Q, उस पर भी एफ नेट 0 होना चाहिए, +4e पर भी एफ नेट 0 होना चाहिए और +e पर भी एफ नेट 0 होना चाहिए। अगर मान लो क्वेश्चन में ऐसा गिवन हो कि ये +4e और ये +e दे आर फिक्स्ड। फिक्स का मतलब होता है कि किसी वे से भी होल्ड किया हुआ है, तो आपको इनको फिक्स करने के लिए कोई एफ की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। खाली जो थर्ड चार्ज आप ला रहे हो उस थर्ड चार्ज का ही इक्विलिब्रियम करना है। बट अभी इस केस में वो थर्ड भी फ्री है, ये भी फ्री है, ये भी फ्री है। उस थर्ड चार्ज को इस तरह से प्लेस करें, उसका क्या मैग्नीट्यूड सेलेक्ट करें, क्या उसका साइन सेलेक्ट करें कि एंटायर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो पहली बात तो ये है कि थ्री चार्जेस का सिस्टम है, तो किसी भी एक चार्ज पर जो फोर्सेस होंगी वो रिमेनिंग टू चार्जेस की दो ही फोर्सेस होंगी। यानी अगर किसी एक चार्ज पर एफ नेट को 0 होना है तो रिमेनिंग टू चार्जेस से लगने वाली फोर्सेस को इक्वल एंड अपोजिट होना पड़ेगा। और अपोजिट होने का मतलब है कि एक ही लाइन में होना। तो यहां से हमें हिंट मिलता है कि वो थर्ड पॉइंट चार्ज इस लाइन में ही कहीं पर प्लेस करना है, सो दैट जो फोर्सेस बने वो सब एक लाइन में तो आए, और एक लाइन के साथ साथ अब रिक्वायरमेंट है कि अपोजिट भी होना है। देखो ये +4e और +e के बीच में कोई भी एक पॉइंट, जैसे सपोज मैं ये पॉइंट एक ले लेता हूं,
तो इस पॉइंट पर मैं कोई भी चार्ज रखूं, मतलब चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर वो पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव रिपेल करेगा और ये पॉजिटिव भी रिपेल करेगा। अगर वो नेगेटिव है तो ये अट्रैक्ट करेगा और ये भी अट्रैक्ट करेगा। यानी जो थर्ड चार्ज प्लेस होना है उस थर्ड चार्ज के इक्विलिब्रियम के लिए उस थर्ड चार्ज को इन दोनों के बीच में ही होना पड़ेगा। अगर वो इस लाइन पर बाहर हुआ तो दोनों की फोर्सेस अपोजिट नहीं बनेंगी। तो यहां से हिंट मिला कि थर्ड चार्ज इनके बीच में आकर के ही इक्विलिब्रियम ले सकता है। इसलिए पहले हम थर्ड चार्ज की वो पोजीशन ढूंढते हैं जहां उसको प्लेस करने से उसका इक्विलिब्रियम बनेगा। ये थर्ड चार्ज के इक्विलिब्रियम के लिए पोजीशन ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चार्जेस का फोर्स अपोजिट, जैसे मान लो ये पॉजिटिव रखा हुआ है या कोई भी रखा हुआ है, जब फोर्स बनाओगे तो K4E इंटू क्यू अपॉन, अगर यहां से ये x है तो x स्क्वायर और ये हो जाएगा d माइनस एक्स। इसकी फोर्स बनेगी K/Q/E अपॉन d माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब देखें तो ये Q कैंसिल हो जाना है और यहां से सॉल्व करें तो E भी कैंसिल हो जाएगा और ये रूट ले लिया तो 2 अपॉन एक्स इक्वल टू आएगा 1 अपॉन डी माइनस एक्स और इट इज 2d माइनस 2x इक्वल टू x और 2d बाय 3 इक्वल टू x। यानी जो थर्ड चार्ज Q है उस थर्ड चार्ज के इक्विलिब्रियम के लिए ये पोजीशन ही सिग्निफिकेंट है। थर्ड चार्ज का जो भी साइन हो इन दोनों की फोर्सेस अपोजिट ही होंगी। अब वो फोर्सेस इक्वल होने के लिए पोजीशन की इंपॉर्टेंस है, वो चार्ज का साइन इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही उस चार्ज की वैल्यू इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने देखा यहां पर ये क्यों कैंसिल हो गया। यानी थर्ड चार्ज के इक्विलिब्रियम के लिए इन दोनों चार्जेस के बीच में ये जो पोजीशन हमने फाइंड आउट की है 2d/3 फ्रॉम +4e, ये ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका इक्विलिब्रियम तो इस पोजीशन पे आ जाएगा। अब हमें तो एंटायर सिस्टम इक्विलिब्रियम में करना है। तो इस पोजीशन को ढूंढ लेने के बाद अब हम इन दोनों में से कोई भी एक चार्ज सेलेक्ट कर लेते हैं। सपोज 4e की बात करें तो 4e पॉजिटिव चार्ज है और e भी पॉजिटिव चार्ज है। तो ये 4e ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज रिपल्शन होना है, लेट अस से इट इज F1। तो इसके इक्विलिब्रियम के लिए जो इस थर्ड चार्ज Q का फोर्स है वो इसके अपोजिट होना चाहिए, और वो अपोजिट होने का मतलब है कि +4e शुड बी अट्रैक्टेड बाय दिस Q। तो यहां से समझ में आता है कि +4e के इक्विलिब्रियम के लिए इसको माइनस होना मस्ट है। इसके अपने इक्विलिब्रियम के लिए ये माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन +4e के इक्विलिब्रियम के लिए इसका माइनस होना मस्ट है। और माइनस होने से आप देखें तो ये e भी इक्विलिब्रियम में आएगा, क्योंकि +4e का क्या है, रिपल्शन, और -q से क्या होना है, अट्रैक्शन। तो दोनों फोर्सेस अपोजिट हो रहे हैं, तो इसको नेगेटिव होना पड़ेगा। अब इसकी वैल्यू देखो, जो +4e पर इस +e का रिपल्शन है, इन दोनों में गैप है d, वो इतना है, और इन दोनों के बीच में गैप है x, तो ये k 4e ये q बाय एक्स स्क्वायर, और x है आपके पास 2d/3। तो ये 2d/3 यहां पुट करें, और पुट करने के बाद आप इस q को सॉल्व करें तो q का वैल्यू भी आ जाएगा, q का पोजीशन भी आ गया है, और q का साइन क्या है, नेगेटिव है। इस क्वेश्चन की हेल्प से बात समझें। समटाइम्स क्वेश्चन में सिर्फ जो चार्ज प्लेस करना है उसके इक्विलिब्रियम को पूछते हैं, समटाइम्स सिस्टम को पूछते हैं। तो
इसके इक्विलिब्रियम के लिए अगर ये दिया होता कि +4e और +e फिक्स्ड है, हम एक थर्ड चार्ज कहां पर प्लेस करें कि थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में हो? ये दोनों तो फिक्स्ड ही हैं, ये दोनों तो रेस्ट में ही हैं, ये रेस्ट में आना है, तो उसके लिए पोजीशन ही है। और ऐसे क्वेश्चन में फिर पोजीशन ही पूछते हैं, चार्ज कितना होना चाहिए, साइन कितना होना चाहिए पूछते भी नहीं है, क्योंकि उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है वहां पर। लेकिन जब ये दोनों चार्जेस फ्री हैं और इनके भी इक्विलिब्रियम को डिस्कस करना है, तो फिर इस थर्ड चार्ज प्लेस्ड का साइन क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये भी सिग्निफिकेंट है, तो फिर उस केस में वो सॉल्व करना है। नेक्स्ट नोट करें क्वेश्चन, ये सॉल्व करके x को 2d/3 पुट करके जब सॉल्व करते हैं तो q की वैल्यू, इस पिछले क्वेश्चन में q की वैल्यू सॉल्व होके आती है 4e/9। नेक्स्ट क्वेश्चन, two charge particles having charge 2 into 10⁻⁸ coulomb each. Two charge particles having charge 2 into 10⁻⁸ coulomb each are joined by an insulating string of length 1 meter. And the system is kept on a smooth horizontal table. Find the tension in the string. देखो जनरल सब क्वेश्चंस, अब ये एक पार्टिकल है, इसके पास कोई चार्ज है Q, और ये जॉइंड है बाय स्ट्रिंग टू अनदर पार्टिकल विच आल्सो हैज चार्ज Q। अब ये जॉइंड है तो डिटैच तो होना नहीं है, लेकिन दोनों चार्जेस लाइक हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इस Q पर इस तरह से एक्ट होगी, तो इस Q पर भी एक्ट होगी। तो ये क्वेश्चन वैसा ही हो गया जैसा हम लॉज ऑफ मोशन में केस करते हैं कि ये कोई पार्टिकल है m1, ये कोई पार्टिकल है m2 जॉइंड बाय स्ट्रिंग, और दोनों को हमने इस तरह से कोई फोर्स Ff अप्लाई किया, तो सिस्टम तो इक्विलिब्रियम में रहता है क्योंकि F नेट 0 होता है। लेकिन इंडिविजुअल का इक्विलिब्रियम कैसे सेटिस्फाई होना है कि इस स्ट्रिंग में एक टेंशन डेवलप होगी, और इसके इक्विलिब्रियम के लिए T = F, ऐसे ही ये टेंशन यहाँ एक्ट होनी है और ये T = F। जो ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग गिवन है, ये इन पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस, तो टेंशन इज इक्वल टू F, और F है kq²/L²। तो चार्ज गिवन है, Q इज गिवन 2 into 10⁻⁸ कूलम, और लेंथ गिवन है 1 मीटर। तो इस तरह से टेंशन सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट नोट करें क्वेश्चन, टू स्मॉल स्फेयर इसलिए बोलते हैं ताकि पॉइंट चार्ज की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि कूलम्स लॉ वैलिड है पॉइंट चार्ज के लिए। टू स्मॉल स्फेयर्स
each having a mass of 20 grams. Two small spheres, comma, each having a mass of 20 grams, comma, are suspended from a common point by two insulating strings, suspended from a common point by two insulating strings of length 40 centimeter each, by two insulating strings of length 40 centimeter each. Full stop. The spheres are identically charged. The spheres are identically charged, and the separation between the balls at equilibrium is found to be 4 centimeter. Separation between the balls at equilibrium is found to be 4 centimeter. Find the charge on each sphere. Find the charge on each sphere. अब लॉज ऑफ मोशन में इस तरह के इक्विलिब्रियम के आपने क्वेश्चन बहुत किए हुए हैं, तो ये जो अब एग्जांपल मैंने नोट कराया, इसमें वर्टिकली ये सस्पेंडेड है एक्चुअली, लेकिन क्योंकि चार्ज बॉडीज हैं सो देयर इज रिपल्शन, और इक्विलिब्रियम आपके पास ये सिचुएशन बनी हुई लाइक दैट। ये दोनों चार्ज हैं, इसके पास चार्ज Q है, इसके पास भी Q है, और इस सेपरेशन, दिस सेपरेशन इज गिवन टू यू, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इस पर भी है और इलेक्ट्रिक फोर्स इस पर भी, लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग इस पर भी है, सेम एफ, और वेट है mg। तो इंडिविजुअल पार्टिकल का इक्विलिब्रियम, ये F, ये mg, और ये यहां इस थ्रेड की टेंशन, सिमिलरली इसका इक्विलिब्रियम, दोनों पार्टिकल्स का मास सेम गिवन है, दोनों पर लगने वाली ये F भी सेम है, यानी इसका इक्विलिब्रियम Fmg म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये भी Fmg म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो यहां से समझ में आता है कि दोनों स्ट्रिंग्स में टेंशन सेम होगी, और साथ ही साथ ये जो यहां एंगल्स बनने हैं, ये एंगल्स भी दोनों सेम होंगे, क्योंकि F और mg दोनों केस में सेम आ रहे हैं। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा है। यहां इक्विलिब्रियम पोजीशन में ये जो सेपरेशन है इट इज गिवन 4 सेंटीमीटर, ये थीटा यहां, तो रिजल्टेंट से चेक करेंगे तो tan थीटा इस F का और इस mg का रिजल्टेंट यहां है, और tan थीटा की वैल्यू क्या है, F अपॉन mg, और इक्वल टू क्या है, T। तो tan थीटा इज F अपॉन mg, m is given, each sphere has mass 20 ग्राम, और ये 4 सेंटीमीटर का मतलब ये 22 सेंटीमीटर, और लेंथ इज गिवन 40 सेंटीमीटर। इस फिगर में ये 2/40 इज साइन थीटा, साइन थीटा इज 2/40, 2/40 मीन्स 1/20, so sin theta is 0.05, यानी sin theta is very small, which means theta is very small, and when theta is small, then sin ratio and tan ratio they are almost same, यानी आप 1/20 को डायरेक्ट F अपॉन mg लिख सकते हैं, F अपॉन mg इज 1/20, यानी F सॉल्व होता है mg/20।
और ये F पता है, यहां से M तो गिवन है 20 ग्राम्स, तो F का वैल्यू है K, ये Q स्क्वायर अपॉन क्या गैप है 4 सेंटीमीटर, 0.04 स्क्वायर इक्वल टू mg/20। यहां m पुट करें 20 इंटू 10⁻³ kg और m पुट करने के बाद ये Q सॉल्व हो जाएगा, तो चार्ज ऑफ ईच स्फीयर आ जाएगा। इस बात को समझें कि बेसिक लॉ तो सिंपल है, ये सब एग्जांपल्स या क्वेश्चन जो भी आपको बना के दिए जाते हैं, ये सब जो आपने लॉज ऑफ मोशन में बेसिक बातें पढ़ी हुई हैं, उन्हीं को लिंक करते हुए क्वेश्चन बनते हैं। कहीं इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन है, कहीं स्ट्रिंग्स के साथ, ऐसे ही कोई रफ सरफेस, कहीं फ्रिक्शन, इस तरह से जो भी सब ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उसी को लेते हुए एग्जांपल्स बनाए जाते हैं। ये केस मोस्टली ऐसे केस में ये लेंथ लार्ज ही होती है, ये स्मॉल ही होता है, यानी आप साइन थीटा जो सॉल्व करते हैं वो आपके पास अप्रोक्सीमेटली tan थीटा ले लिया जाता है। लेकिन इनकेस ये स्मॉल नहीं है, तो वंस यू नो कि साइन थीटा ये है, तो एक रेशो पता है, तो साइन से कॉस tan सब आ जाता है। तो साइन थीटा की इस वैल्यू का कॉरस्पॉन्डिंग tan थीटा क्या होगा, वो tan थीटा सॉल्व कर लेंगे और उससे एफ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू similar charged spheres are suspended by strings of equal length. Two similar charged spheres are suspended by strings of equal length. Full stop. When they are suspended in air, then the angle between the strings is 30 degree. सेम जैसा एग्जांपल है वैसा ही केस है। ये सिमिलर चार्ज स्फीयर्स हैं, स्ट्रिंग से सस्पेंडेड हैं, एंड व्हेन दे आर इन एयर दिस एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग्स इज 30 डिग्री। द एंगल रिमेन्स सेम, नेक्स्ट लाइन, द एंगल रिमेन्स सेम when they are suspended in, the angle remains same when they are suspended in a liquid of density 0.8 gram per cc. Calculate the dielectric constant of the liquid. If density of the material of the sphere is 1.6 gram per cc. If density of the material of the sphere is 1.6 gram per cc. Dielectric constant means relative permittivity. तो जो केस हमने यहाँ अभी डील किया है, देखो इस केस में लिक्विड में इमर्स करेंगे तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो बदल जाएगी। अगर दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस आर सेम है, जैसे क्वेश्चन में बोला है कि जो भी एंगल है बिटवीन द स्ट्रिंग्स इट रिमेन सेम, जो एंगल एयर में है 30 डिग्री वही एंगल लिक्विड में है। का मतलब होता है
कि जो सेपरेशन एयर में थी वही सेपरेशन लिक्विड में भी है। तो अगर सेपरेशन सेम रहेगी तो एफ इन मीडियम, हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि एफ इन मीडियम जो है वो एफ इन एयर अपॉन रिलेटिव परमिटिविटी, या उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, कैपिटल के, एप्सिलॉन आर भी लिख सकते हैं, एक ही बात होती है वो। तो ये एयर में फोर्स जो थी मीडियम में वो एफ बाय के हो गई, लेकिन मीडियम में लिक्विड में इमर्स होने पर जो वेट है mg, ड्यू टू बॉइंट फोर्स दैट वेट decreases, then apparent weight is there. What is that? Real weight mg minus buoyant force. आपने buoyant force पढ़ा है 11th क्लास में। रियल वेट मैं यहां अलग से मेंशन करता हूं। रियल वेट का मतलब है mg यानी कि vdg, v वॉल्यूम d डेंसिटी, और apparent वेट होना है v इंटू डी माइनस रो जी। आपको लिक्विड की डेंसिटी गिवन है 0.8, यानी रो गिवन है 0.8 और डी गिवन है 1.6। यानी जब एयर है तो एफ और mg का नेट tan थीटा है, और जब लिक्विड है तो एफ इन लिक्विड और एपरेंट वेट से थीटा है, बट एज पर द इक्वेशन वो थीटा तो दोनों केस में सेम है, यानी एफ अपॉन वी डी जी जो tan थीटा है लिक्विड में इमर्स होने के बाद बी वो थीटा सेम है, और लिक्विड में ये फोर्स है एफ अपॉन के और ये फोर्स है v इंटू डी माइनस रो जी। यहां से ये f कैंसिल हो जाएगा, वी जी कैंसिल हो जाएगा, ये अपॉन में k है, k ऊपर आ जाएगा और k क्या बचेगा, इक्वल टू d अपॉन डी माइनस रो। नाउ d इज 1.6 अपॉन 1.6 माइनस 0.8, व्हाट इज दैट, 0.8। तो ये आपके पास सॉल्व हो के आएगा 2। तो ये k है इक्वल टू 2। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड इज 2। आप हर एग्जांपल में समझें कि जो हमने इस चैप्टर में बात पढ़ी है वो तो बहुत सिंपल है, कूलम्स लॉ, जिससे फोर्स इन एयर, फोर्स इन मीडियम। तो जो क्वेश्चंस बनने हैं, कहीं बॉयंट फोर्स हाथ में आ गई, कहीं आपके पास टेंशन आ गया, तो ये सब केसेस हमने 11th में किए हुए हैं और इन्हीं की रिपीटेशन यहाँ दोबारा होती रहती है। एक बेसिक कूलम्स लॉ में एक छोटी सी बात और समझेंगे। जैसे इन मीडियम ये चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2। अगर ये सेपरेशन R है, सेपरेशन इज R, और कोई मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो जो फोर्स होती है बिटवीन द चार्जेस, ये स्मॉल k Q1 Q2 बाय R स्क्वायर इंटू 1 बाय K लिखते हैं। ये एक लॉ है, आपको दिया हुआ है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K मीडियम की प्रॉपर्टी है, वो गिवन होगा, हमें कभी भी उसको कैलकुलेट नहीं करना है, वो डाटा गिवन रहता है। लेकिन ये एक्सप्रेशन को हम इस बात को समझने का एक और डिफरेंट वे, खाली मैं इस एक्सप्रेशन को रीअरेंज करके रूट के आर ऐसा स्क्वायर लिख सकता हूं। इस कूलम्स लॉ को एक और वे से समझ रहे हैं, बस इतनी सी बात। यानी मैं ऐसा कह सकता हूं कि जब भी Q1 Q2, देखो वैक्यूम तो कहीं है ही नहीं ना, एयर भी तो मीडियम है, हम
कभी भी प्रैक्टिकली कोई भी केस डील कर रहे होंगे तो हमारे पास चार्जेस एयर में तो है ही हैं। तो कूलम्स लॉ को हम सीधा लिख सकते हैं कि अगर एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2 और गैप है R, तो इन दोनों के बीच की फोर्स होती है K Q1 Q2 बाय रूट KR होल स्क्वायर। अब इफ इट इज वैक्यूम 1 तो K1 तो R स्क्वायर रह जाएगा। कूलम्स लॉ को ऐसा भी हम समझ सकते हैं, वो दोनों में कोई फर्क नहीं है, बात एक ही है। लेकिन ऐसा समझ लेने से हमें एक एडवांटेज होता है। समटाइम्स क्वेश्चन कैसा है कि इस सिस्टम ऑफ चार्जेस में जैसे ये Q1 था, ये Q2 है, इनमें गैप R था और यहां तक यानी Q1 से लेकर के T डिस्टेंस तक ये है R माइनस T। अप टू डिस्टेंस T देयर इज ए मीडियम। देयर इज ए मीडियम। और इस केस में इन दोनों के बीच की फोर्स को सॉल्व करना, तो यहां जो ये सेकेंड वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने एक्सप्लेन किया उसकी हेल्प ले सकते हैं कि अगर मीडियम होता है तो जो गैप होता है वो रूट के टाइम्स हो जाता है। जो गैप आर होता है वो हमें कूलम्स लॉ में आर नहीं लेना है, क्या लेना है, रूट के आर लेना है। अब ये पार्ट में के इज देयर, ये पार्ट तो एयर है, तो Q1 Q2 का डिस्टेंस रूट के टाइम्स टी प्लस आर माइनस टी लिया जाएगा। आप समझे इस बात को कि अगर यहां भी मीडियम होता तो ये रूट के 1 टाइम्स टी, ये रूट के 2 टाइम्स टी और फिर टोटल डिस्टेंस आता। अभी ये मैंने एयर लिया हुआ है, यानी ये पार्ट वैक्यूम है, इसका K1 है, तो इस Q1 Q2 में अगर फोर्स लिखना है तो क्या लिखना, K Q1 Q2 अपॉन जो डिस्टेंस है वो ये T पार्ट इज रूट के टी और ये पार्ट है R माइनस टी, इसका स्क्वायर। हमें इस अप्रोच की नीड उस केस में ही है जहां पार्ट मीडियम कुछ और है और पार्ट कुछ और है। जब पूरा मीडियम एक ही है तो ठीक है, जो पढ़ा हुआ है, जो समझा हुआ है, वैसे डील करते रहते हैं। लेकिन सम टाइम क्वेश्चन में ये कंप्लीट एक सिंगल मीडियम नहीं होता है, तो उस केस में उस लॉजिक को लगाओ कि जो फॉर्मूला था K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर इंटू 1 अपॉन K, उसको K Q1 Q2 अपॉन रूट के आर होल स्क्वायर। अब ये मीडियम का डिस्टेंस है T, तो ये बन गया रूट के टी और ये तो एयर ही है, तो ये बन गया R माइनस टी। सपोज यहीं पर ऐसा कर लें कि ये तो K1 है और ये कोई मीडियम K2 है। अगर ऐसा केस रहेगा तो K Q1 Q2 अपॉन रूट K1 T इसके लिए, और इसके लिए यहां पर R माइनस टी जो है रूट K2 R माइनस टी, और ये आपके पास होल स्क्वायर। तो एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स बिटवीन Q1 Q2 ये हो जाएगा। ये एक पॉइंट समझ के रखें। नेक्स्ट, एक कूलम्स लॉ में जो फोर्स बिटवीन दी चार्जेस करके हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी किए जिसमें वो स्फेयर्स करके दिया था, बॉल्स। तो एक रिजल्ट सा है जिसको अभी यहाँ एज रिजल्ट ही समझ लेंगे। जैसे कोई भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स
ले लेने से या इलेक्ट्रॉन्स उसमें ऐड कर देने से वो बॉडी चार्ज हो जाती है। ये बेसिक कंसेप्ट ऑफ चार्ज हमने समझा था। तो कोई भी बॉल मान लो कंडक्टिंग मटेरियल से बनी है, जैसे कॉपर की बॉल है या एल्यूमिनियम की बॉल है, इसको बोल देंगे कि एक कंडक्टिंग स्फीयर है। सो व्हेन स्फीयर इज स्मॉल, हम अभी तक जो पढ़ाई की है उसमें समझ रहे हैं कि स्मॉल है तो आपने पार्टिकल मान लेना। तो एक स्फीयर के लिए आप समझें, अगर वो कंडक्टिंग स्फीयर है, देखो मटेरियल जो है, कोई रबर की भी बॉल हो सकती है, कोई प्लास्टिक की भी बॉल हो सकती है, बट प्लास्टिक या रबर वो इंसुलेटिंग मटेरियल है। रिजल्ट है फॉर द कंडक्टिंग मटेरियल्स, यानी अगर आपके पास दो कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं और उनका रेडियस सेम है और आपने उनको टच कर दिया, मान लो एक स्फीयर के पास चार्ज है Q1, एक के पास है Q2, तो ये दोनों स्फीयर्स अगर आपस में टच किए जाएं तो इनमें देखो कंडक्टिंग बॉडी है ना, तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में फ्रीडम इज देयर। ईच कंडक्टर हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये आपने 10th में पढ़ा हुआ है, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टिंग बॉडी में मूव होने के लिए फ्री होते हैं। तो कंडक्टिंग स्फीयर्स के लिए ये एक रिजल्ट है कि अगर आपने दो कंडक्टिंग स्फीयर्स को टच किया तो एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है, और ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, और हो करके टोटल आपके पास जो चार्ज था दोनों के पास कंबाइंड, वो दोनों के पास रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और रीडिस्ट्रीब्यूट होकर के दोनों के पास फाइनल जो चार्ज आता है वो, अगर वो दोनों सेम रेडियस के हैं तो दोनों के पास इक्वल चार्ज आता है। यानी ये बात एज रिजल्ट अभी समझ लेंगे, ये रिजल्ट हमने कैसे बनाया है इस चैप्टर में, आगे वो भी पढ़ना है अपने को, बट अभी कूलम्स लॉ पर बेस्ड एक टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है जिसमें ये रिजल्ट यूज होता है। तो यहाँ समझे कि जैसे ये एक स्फीयर है और ये एक स्फीयर है, इसके पास चार्ज है Q1, इसके पास है Q2, ये कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं। ये बात नोट करना कि कंडक्टिंग स्फीयर्स में ही ये बात एप्लीकेबल है और कहीं नहीं। कंडक्टिंग स्फीयर्स और साथ में ऑफ सेम रेडियस, अगर रेडियस डिफरेंट होते हैं तो ये डिवीजन कैसा होता है आगे पढ़ेंगे इस बात को। अभी सिर्फ हम सेम रेडियस का एक रिजल्ट नोट कर रहे हैं कि कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ सेम रेडियस, जिसमें एक के पास चार्ज Q1 है, एक के पास Q2 है, इफ ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट, या कभी ऐसा कहते हैं कि इनको एक कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन किया, यानी किसी भी वे से इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट अलाउ किया, वो दो वेज होते हैं। एक, इन दोनों को हमने टच किया, कांटेक्ट में लाए, या क्या वे बोलते हैं कि इनको एक कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन किया। तो इफ दे आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट देन द टोटल चार्ज क्या है? टोटल चार्ज है Q1 प्लस Q2। टोटल चार्ज इज divided equally between them। यानी एक के पास मान लो था 10 कूलम, एक के पास था 8 कूलम, तो टोटल कितना था 18 कूलम, और जैसे ही कांटेक्ट में लाएंगे तो 18 कूलम का 9 कूलम इसके पास होगा, 9 कूलम इसके पास होगा। ये मतलब है, इसमें याद रखना है कि ये कंडक्टिंग स्फीयर में ही बात वैलिड है, और साथ ही साथ इक्वल होने का जो मैंने यहाँ रिजल्ट लिखा है इसमें सेम रेडियस होना चाहिए। अगर रेडियस सेम नहीं है और है ये कंडक्टर, तो भी टोटल चार्ज इन दोनों के बीच में डिवाइड होता है, बट इक्वली डिवाइड नहीं होता है। हम आगे पढ़ेंगे इस बात को कि उस केस में जो टोटल चार्ज है वो इन दोनों के जो रिस्पेक्टिव रेडियस यानी साइज है, जैसे इसका रेडियस मान लो R1 है, इसका रेडियस R2 है, तो टोटल चार्ज उस केस में इन दोनों के रेडियस की रेशियो में डिवाइड होता है। यानी मान लो इसका रेडियस है R, इसका रेडियस है 2R, तो रेशियो ऑफ रेडियस क्या है 2:1, तो टोटल चार्ज इनका जो भी है वो 2:1 में डिवाइड होगा। बट अभी डिवीजन कैसे होना है उसमें ज्यादा बात नहीं करते हैं, वो आगे टॉपिक आएगा तो और डिटेल में बात करेंगे।
अभी सिर्फ आप ये समझे कि अगर रेडियस सेम हो गया तो रेशियो ऑफ रेडियस तो 1 हो गया, तो दोनों के फाइनल चार्जेस का रेशियो भी क्या होना है, 1:1। 1:1 का मतलब दोनों का टोटल चार्ज हाफ हाफ आ जाएगा। हमें इस रिजल्ट को लेते हुए कुछ क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, तो वो एग्जांपल नोट करेंगे। लेकिन इसमें एक बात और समझ लीजिए, तो वो चार्जेस में चार्ज कैन बी पॉजिटिव कैन बी नेगेटिव। मान लो ये Q1 था +20 कूलम और Q2 था +10 कूलम, जैसे मैंने पहले भी समझाया, तो टोटल चार्ज है 30 कूलम। तो 30 कूलम में इसके पास आएगा 15, इसके पास आएगा 15, लेकिन ये है +20 कूलम और ये है -10 कूलम, तो सिस्टम का टोटल चार्ज +20 -10 इज +10 ओनली। तो अब इसके पास +5 आएगा और इसके पास भी +5 आएगा। यानी टोटल चार्ज लिखते समय इस बात को समझना है कि साइन को साथ लेना है। मान लो ये है +20 और ये है -20, तो टोटल चार्ज 0 है। तो अगर कांटेक्ट में लाए तो दोनों के पास फाइनल चार्ज क्या होगा, तो आंसर है 0 होगा। पॉजिटिव है नेगेटिव है, साइन के साथ, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर क्वांटिटी में साइन साथ में दिया हुआ है, तो मैथमेटिकली सिंपल अलजेब्रिकली ऐड करना आपको, तो उसमें साइन के साथ वो ऐड होगा। तो नेक्स्ट नोट करें क्वेश्चन। टू स्मॉल conducting spheres, two small conducting spheres of equal radius have charges +10 microcoulomb and -20 microcoulomb respectively. Two small conducting spheres of equal radius have charges +10 microcoulomb and -20 microcoulomb respectively and placed at distance r from each other. Placed at distance r from each other. Full stop. They experience force F1. They experience force F1. Second line, if they are brought in contact, if they are brought in contact and separated to the same distance, if they are brought in contact and separated to the same distance, comma, they experience force F2. They experience force F2. Find the ratio F1 by F2. Find the ratio F1 by F2. यानी क्वेश्चन ये है कि ये टू स्मॉल स्फीयर्स, इनिशियली ये -10 है और ये +10 है और इनके बीच में कोई सेपरेशन है r। इन दोनों को कांटेक्ट में ला करके फिर वहीं रख दिया जहां ये पहले थे, उसी सेपरेशन पर। यानी ये कुछ Q1 डैश, ये कुछ Q2 डैश, तो -10 और -20 और +10 जब कांटेक्ट में आएंगे तो व्हाट इज टोटल चार्ज? टोटल चार्ज इज -10. -10 when equally divided, it is -5, it is also -5. यानी जो फोर्स F1 है वो -20 और +10 के बीच में है, और जो फोर्स F2 है वो -5 और -5 के बीच में है। यानी F1 it is K 20 10 by r² और ये है अट्रैक्टिव क्योंकि वो अनलाइक चार्जेस हैं। और जो F2 है, मैं क्योंकि रेशियो लेना है ना तो मैं माइक्रो के लिए -6 नहीं लिखा हूं साथ में, ये क्या बनना है K × 5 × 5 by r², r इज सेम, और ये क्या है, ये है रिपल्सिव क्योंकि ये अब लाइक चार्जेस हो गए।
तो F1 by F2 सॉल्व करेंगे तो F1 by F2 ये आपके पास 20 इंटू 10 अपॉन क्या 5 इंटू 5, यानी ये आपके पास 8 है और 8:1। लेकिन समटाइम्स ऑप्शंस में क्योंकि ये अट्रैक्टिव है, पहले अट्रैक्टिव यानी पहले जो F1 का साइन था वो साइन के अपोजिट F2 का साइन है, तो समटाइम्स ऑप्शन में रेशियो में यहाँ माइनस भी मेंशन होता है। तो माइनस मेंशन है तो माइनस ही लेना है क्योंकि अट्रैक्टिव रिपल्सिव की बात तो है और मैग्नीट्यूड का रेशियो है तो इट इज ओनली 8:1। तो हमें इस तरह से कूलम्स लॉ पे क्वेश्चन बना के दे दिया जाता है कि टू स्फीयर्स हैं, कांटेक्ट में आए, फिर सेपरेट किया, तो फाइनल चार्जेस उनके पास क्या हो गए वो आपने वो रिजल्ट यूज कर लेना है। एक ऐसा एग्जांपल आप नोट करें, टू आइडेंटिकल स्मॉल कंडक्टिंग स्फीयर्स, टू आइडेंटिकल स्मॉल conducting spheres are 1 meter apart. Two identical small conducting spheres are kept 1 meter apart. Full stop. They carry charges of opposite kind. मतलब एक के पास प्लस है, एक के पास माइनस है. They carry charges of opposite kind and attract each other with a force F. And attract each other with a force F. Full stop. When they are brought in contact, when they are brought in contact and separated to the same distance, when they are brought in contact and separated to the same distance, comma, then they repel each other with a force F by 3. Then they repel each other with a force F by 3. What is the ratio of magnitude of charges? What is the ratio of magnitude of charges carried by the spheres initially? What is the ratio of magnitude of charges carried by the spheres initially? तो सेम जैसा पहले डिस्कस किया वैसा ही केस, एक तो इसमें दो जो स्फीयर्स गिवन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इसके पास प्लस Q1 है तो इसके पास माइनस Q2 है और इनको कांटेक्ट में लाएंगे तो टोटल चार्ज है Q1 माइनस Q2, ये इक्वली डिवाइड होगा तो बाय 2 करके इसका नाम Q3 रख ले। तो अब ये Q3 है और ये भी Q3 है, तो क्लियरली अब ये लाइक चार्जेस बन गए। अब इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन। पहले क्या था, अट्रैक्शन। एज पर द क्वेश्चन पहले इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो है F और इनको कांटेक्ट में ला करके सेम सेपरेशन पर वापस प्लेस करते हैं तो ये फोर्स हो जाती है F by 3। तो आपको बताना है कि जो Q1 और Q2 का रेशियो है वो क्या है। तो K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर F है और इसका 1/3 F by 3 क्या है, K Q3 स्क्वायर बाय R स्क्वायर। यानी आपके पास K 1/3 K
Q1 Q2 by R square is equal to K R square. Now what is Q3? It is Q1 minus Q2 by 2 square. तो ये K by R square यहां से कैंसिल हो जाएगा और इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ये 2 का स्क्वायर 4 यहां आ जाएगा. 4 Q1 Q2 is equal to 3 times Q1 minus Q2 स्क्वायर. देखो उसको सॉल्व करना आसान होगा अगर आप जो रेशियो ढूंढना है ना उसका नाम x रख लें. हमें x ढूंढना है तो x अगर रेशियो है तो मतलब क्या हुआ कि Q1 की वैल्यू x टाइम्स Q2 है तो Q1 पुट कर दो तो 4x Q2 स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 3. अभी x स्क्वायर माइनस 1 और Q2 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा. इससे क्या होगा ये Q2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. सो यू हैव ए सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3 और इट बिकम्स 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0. तो इस इक्वेशन से x सॉल्व हो जाएगा. क्लियर? तो कूलम्स लॉ की ये एग्जांपल्स हमने किए. नेक्स्ट जैसे ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्कस किया था पहले और उसके बाद क्या डिस्कस हुआ ग्रेविटेशनल फील्ड और फिर फील्ड की इंटेंसिटी देन इंटेंसिटी ड्यू टू वेरियस मास डिस्ट्रीब्यूशन. तो सेम यहाँ पर नेक्स्ट डिस्कस होना है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वेरियस डिस्ट्रीब्यूशंस. लेकिन ये कूलम्स लॉ के क्वेश्चंस जो अपने क्लास में किए इसके साथ एक प्रैक्टिस का असाइनमेंट आपको अभी दिया जा रहा है. इस असाइनमेंट को पूरा आप सेल्फ प्रैक्टिस करिएगा. ये क्वेश्चंस हम पढ़ के बहुत बार लगता है कि ओरली ठीक है इक्विलिब्रियम का केस है बन जाएगा हो जाएगा सॉल्व, लेकिन फिर भी आप इसको प्रैक्टिस करें क्योंकि प्रैक्टिस जितनी करते हैं उतना फास्ट हम कर पाते हैं. तो क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है, सब हमें समझ में आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो असाइनमेंट आपको दिया जा रहा है वो पूरा प्रैक्टिस करो. जो हमने डिस्कस किया है वैसे ही सब क्वेश्चंस है वो. और नेक्स्ट किसी क्लास में उसका कंप्लीट सॉल्यूशन भी आपको हम लोड कर देंगे, वो आप देख लीजिएगा. जो डाउट रहेगा उसमें हो जाएगा. और एक छोटा सा पॉइंट और एक बार समझ लें. जो लास्ट आपको क्लास के साथ नोट्स मिले हैं उन नोट्स में एक लास्ट में वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ डिस्कस हुआ है. देखो बहुत सिंपल सी बात है, उसको समझ लें कि अगर मुझे फोर्स वेक्टर, देखो वेक्टर तो विद डायरेक्शन होता है ना, ऑन Q1 ड्यू टू Q2 होना है एज वेक्टर. अब वेक्टर में हमेशा मैग्नीट्यूड टाइम्स यूनिट वेक्टर आता है, जैसे 10i कैप 10j कैप कुछ भी. 10 क्या है मैग्नीट्यूड और साथ में क्या डायरेक्शन. तो क्योंकि ये फोर्स हमेशा लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग ही होती है, Q1 पर जो फोर्स होगी इस लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग या तो इधर होगी या तो इधर होगी. तो मेथड क्या है कि जिस चार्ज पर फोर्स ढूंढना है उस चार्ज की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द अदर चार्ज एक्सप्लेन करो. जैसे ये एक एरो बनाओ, इसको बोला जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2. अब अगर ये दोनों लाइक होते हैं तो रिपल्शन होता है, यानी जो इस वेक्टर की डायरेक्शन है वही यूनिट वेक्टर आएगा, और अगर अपोजिट होता है तो इसका अपोजिट आएगा यानी इसका नेगेटिव आएगा. तो मेथड क्या है कि मैग्नीट्यूड क्या K Q1 Q2. अब ये जो वेक्टर है इसी का मॉड है एक तरह से गैप स्क्वायर. मीडियम का परमिटिविटी जो है वो साथ में
1 बाय एप्सिलॉन आर लिखेंगे आप। लेकिन अब ये है मैग्नीट्यूड, ये है मैग्नीट्यूड, और इसके साथ जो भी ये वेक्टर है R12 वो कैप लिख देना। अब अपने आप जो भी Q1 Q2 की वैल्यूज होंगी वो या तो पॉजिटिव होंगी नेगेटिव होंगी। हमें कभी भी क्वेश्चंस करते हुए इस सब की नीड नहीं पड़ती है, बट समटाइम्स थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि आप इस Q1 पर जो फोर्स वेक्टर है उस वेक्टर को खाली एक्सप्रेशन समझने के लिए है। अदरवाइज हमने एग्जांपल्स किए तो वेक्टर की जरूरत क्या है, वो तो रिपल्शन है अट्रैक्शन है वैसे समझ में आ जाता है और फोर्सेस हम एरो बना लेते हैं। लेकिन जस्ट इसको लिखना है, एक्सप्रेस करना है, तो मेथड ये है कि ये Q1 Q2 लाइक होंगे अनलाइक होंगे तो यहाँ इनका साइन साथ में आएगा। तो अगर ये लाइक हुए तो या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों नेगेटिव होंगे और उनका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। यानी इस एफ वेक्टर की डायरेक्शन इसी वेक्टर की डायरेक्शन में होगी, ये ऐसा ही रिपेल होगा व्हेन चार्जेस आर लाइक। तो अपने आप ये प्रोडक्ट आएगा पॉजिटिव और ये आ जाएगा। अब अगर ये हुए अनलाइक तो इस फोर्स को कहां हो जाना है, अपोजिट टू दिस। तो अपने आप Q1 Q2 का प्रोडक्ट आएगा नेगेटिव, यानी एफ वेक्टर क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ R12 कैप। यानी बहुत सिंपल, अगर मुझे फोर्स वेक्टर ऑन Q2 ड्यू टू Q1 लिखना हो तो क्या लिखना पड़ेगा, K Q1 Q2 अपॉन R21। यानी एक ऐसा, ये R21 है, पोजीशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 स्क्वायर और R21 कैप। कोई भी हो सकता है, Q1 Q3 हो सकता है, Q2 Q4 हो सकता है, जिस पर भी देखना है उसका पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अदर और साथ में कैप, और Q1 Q2 अपने आप साइन के साथ आ जाएंगे। और ऐसे ही कोई भी यूनिट वेक्टर ए कैप क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, डेफिनेशन है। तो यहां हम ये R12 या R21, जैसे यहाँ R12 कैप को लिख सकते हैं R12 वेक्टर बाय मॉड R12। तो समटाइम्स ऐसा भी लिखा होता है कि इसको पुट किया R12 बाय दिस, यहां बन जाएगा क्यूब, यहां आ जाएगा क्यूब और यहां क्या हो जाएगा, एरो। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि कूलम्स लॉ में तो हमने बाय आर स्क्वायर बोला है, इनवर्स स्क्वायर लॉ पढ़ा है, यहाँ तो क्यूब है। अब समझे, यहाँ कैप की जगह रिप्लेस कर दिया है कंप्लीट वेक्टर, तो दैट वेक्टर बाय मॉड से बनना था कैप। ऐसे ही इसको भी लिख सकते हैं, मतलब ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं कि R21 वेक्टर आ जाए अपॉन क्या आ जाएगा, R21 मॉड क्यूब। तो ये सिर्फ एक एक्सप्रेशन, समटाइम्स हमें एक्सप्रेस कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ऐसा अगर क्वेश्चन रहता है तो एज एक्सप्रेशन आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखें। अदरवाइज न्यूमेरिकल्स में हमें इसकी कोई नीड नहीं होती, हमने एग्जांपल्स किए ही हैं, वैसा हम जल्दी से कर लेते हैं।